स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जस्ट स्मार्ट नॉलेज में। तो सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज की वीडियो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 11th हिस्ट्री। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या कवर करने वाला हूँ, इसमें मैं आपके जो 2020 और 21 सेशन को लेके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं अभी, कि एक तो आपका कि सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, दूसरा कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न आएंगे, और किस कौन कौन सा चैप्टर की मतलब उसमें कौन कौन से टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और आपका प्रश्न पत्र कैसा होगा, परियोजना कार्य कैसा होगा। तो इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में पूरी तरह से मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ की, ये जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सीबीएसई के साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ये जो सिलेबस है वो आपको मिलेगा इंग्लिश में। अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में मैं प्रॉपरली आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी मिलने वाले हैं आपको। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले है विषय, विश्व इतिहास से विषय, ये है आपकी किताब। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला आपका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, एक मिनट, ये है आपका जहाँ पे लिखा है परिचय, समय की शुरुआत। ठीक है, तो समय की शुरुआत आपका चैप्टर है हिस्ट्री में। और उसके बाद लिखा है फोकस, जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा अफ्रीका और यूरोप पर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मूल पर विचार इंसानों का, यानी कि जो इंसान है उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। प्रारंभिक समाज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इतिहासकारों के विचार क्या रहे हैं इन जो समय के शुरुआत के जो मानव हैं उनके ऊपर। ठीक है, और फिर दूसरा पॉइंट है यहाँ पे दिख रहा है कि सीख रहा है उद्देश्य, यानी कि अब इसमें परिचित यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो ये क्या है कि मानव ने विकास कैसे किया है, आज का मानव उस मानव से अलग कैसे है, ये आपको इसमें समझना होगा। ठीक है, फिर आएगा कि सीखने का परिणाम, अगर आप ये सीख जाते तो आपको क्या पता चलेगा। तो इसमें आपको डार्विन के सिद्धांत के बारे में पता चल जाएगा, मानव के प्रगति की चरणों के बारे में पता चलेगा, मानव के विकास के बारे में पता चलेगा। ठीक है, वो उनकी शारीरिक क्रिया के बारे में, मानव जाति के विकास के बारे में, और भी कई चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का ऐसे ही इसमें दिया हुआ है। आप इस वीडियो को आगे करके, मतलब वीडियो को पॉज करके इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, दूसरा है राइटिंग सिटी, मतलब सिटी लाइफ फोकस। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो वाला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं जो मतलब जो आपका फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, वो रहेगा आपका शहरों के विकास पे, जल्दी ही प्रकृति, शहरी समाज पे, इतिहासकारों की बहस, लेखन और उनके उपयोग पे। अब आप इसमें परिचित होंगे तो वो ये होंगे कि जो शहरी सेंटर्स हैं, ठीक है, वो कैसे विकास किए। ठीक है, उनमें व्यापार कैसे होता था। और फिर आएगा कि मेसोपोटामिया जो है उसकी विश्व को क्या देन है, लेखन कला की देन है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण रूप के, मतलब एक महत्वपूर्ण कालगणना के रूप में उसकी देन है। ठीक है, एक सभ्यता थी। और उसके बाद आता है कि इससे आपको मिलेगा क्या। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप तुलना कर पाएंगे और विश्लेषण कर पाएंगे नवपाषाण काल से कांस्य युग तक की। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप वीडियो को पॉज करके इजीली से पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा चैप्टर। तीसरा है कि तीन साम्राज्यों का महाद्वीप। अब इसमें आपका फोकस रहेगा राजनीतिक विकास पे, आर्थिक विस्तार पर, धर्म सांस्कृतिक आधार पर, लेट एंटिटी पर, और इतिहास के दृष्टिकोण पर। ठीक है, और उसके बाद है कि आप परिचित होंगे, तो वो होंगे कि आप इतिहास के बारे में जानेंगे, प्रमुख साम्राज्य के बारे में जानेंगे, विश्व इतिहास के बारे में जानेंगे, वहाँ गुलाम कैसे थे, उसका महत्वपूर्ण क्या था, उसके तत्व क्या थे, उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, इन सभी के बारे में आप इजीली समझेंगे। ठीक है, और समझने के बाद आप रोमन की गतिशीलता के बारे में, उसके क्रम के बारे में, उनमें विभिन्नता समझ पाएंगे, समाज कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, और उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी चलती थी, इसके बारे में भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है सांस्कृतिक इस्लामी भूमि। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम
इस्लाम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस्लाम का जो चैप्टर है उसमें हम जानेंगे विनम्रता के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, सांस्कृतिक इतिहास पर दृष्टिकोण के बारे में। ठीक है, तो ऐसे ही सभी चैप्टर्स के जो मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको वीडियो को पॉज करके इन सभी का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आगे हमारा चैप्टर नंबर 6, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ठीक है, तो आप इसी वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे इजीली पढ़ पाएँ। ठीक है, तो इसमें आपका जो फोकस रहेगा वो होगा सामंती समाज और राज्य व्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पे, राज्य के गठन पे, चर्च और समाज पे, इतिहासकारों के विचार और सामंतवाद के गिरावट पे। ठीक है, तो इस पर आपका फोकस रहेगा और परिचित क्या होगे, क्या क्या सीखने को मिलेगा वो आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है सांस्कृतिक परंपराएं। अब इस चैप्टर में आप जानेंगे नए विचार और नए साहित्य में रुझान के बारे में, कला के बारे में। ठीक है, और पश्चिमी एशिया का योगदान के बारे में, इतिहासकार जो है उनके दृष्टिकोण के बारे में, यूरोपीय पुनर्जागरण के बारे में, 14वीं काल के संकट के बारे में और भी बहुत कुछ है। ठीक है, तो ये सभी जो है वो है मैं अपनी वीडियो में कवर करवाऊँगा बहुत जल्दी, तो आप इसी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 है संस्कृतियों का एकीकरण। तो इसमें क्या है, यूरोपीय यात्राओं का होगा अन्वेषण, सोने की खोज के बारे में, दास्ता के बारे में, मतलब छापने की कला है, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो कब आई, तबाही के बारे में। ठीक है, स्वदेशी लोगों के बारे में, संस्कृतियों के बारे में और भी इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, तो आप इसी वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, मैंने आपके लिए इसे हिंदी में लेके आया हूँ, तो इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आता है जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो औद्योगिक क्रांति है इसमें आप कहाँ जाएंगे, इसमें जाएंगे नवाचार और प्रौद्योगिकी परिवर्तन के बारे में। ठीक है, विकास के पैटर्न के बारे में, विकास का उभार कैसे हुआ उसके बारे में, इतिहासकारों के दृष्टिकोण के बारे में, बहस के बारे में। ठीक है, और एक औद्योगिक क्रांति के बारे में, इन सभी के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बाकी की चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीच में है और कुछ राइट हैंड पे दी हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है विस्थापित करना, यानी कि मूल निवासियों का विस्थापन। ये है आपका चैप्टर का नाम। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसमें आप जानेंगे यूरोपीय उपनिवेशवादी, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वाइट हाउस का गठन, वहाँ पे रहने वाला समाज, विस्थापन और स्थानीय लोगों का दमन, इतिहासकारों का दृष्टिकोण, यूरोप पर प्रभाव, समझौते, स्वदेशी आबादी। ठीक है, इस सभी के बारे में आप इसमें जानेंगे। तो इन सभी को आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं कि और क्या क्या इसमें आने वाला है आपका। ठीक है, तो दोस्तों बैकग्राउंड में आपको कुछ म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा, इट मीन्स कि कुछ नॉइस आ रहा होगा, तो आप उससे कैंसिल कीजिए और वीडियो पे ध्यान दीजिए बेसिकली। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वां चैप्टर है आधुनिकीकरण। तो ये क्या है, आधुनिकीकरण के रास्ते आपका चैप्टर का नाम है। अब इसमें जो है वो आप देखेंगे कि मिलिट्रीकरण और आर्थिक विकास के बारे में, जिसमें जापान है, चीन है। ठीक है, और इसमें आप मेजी पुनर्स्थापना के बारे में भी जानेंगे, चीन में साम्यवादी जो सरकार है उसकी स्थापना के बारे में, और इतिहासकारों का इस पर क्या क्या विषय रहा है। ठीक है, और आधुनिकीकरण के कौन से 2 रास्ते उनके बारे में आप जानेंगे। ठीक है, तो और बाकी की चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न का आपका उत्तर यहाँ पे मिल गया है कि किस तरह से आपके जो चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म होंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे कि मार्क्स का आवंटन कैसे होगा। ठीक है, तो मार्क्स देखिए, सबसे पहले तो आपके जो 20 नंबर होते हैं, 20 नंबर में से सबसे पहले 1 नंबर का होगा आपका प्रोजेक्ट सिनेपिस, यानी कि आपने प्रोजेक्ट बनाया कैसे। दूसरा होगा कि मानचित्र कार्य, मानचित्र कार्य डेटा हो गया, सांख्यिकी विश्लेषण, ये होगा 3 नंबर का। सॉरी, जो प्रोजेक्ट सिनोपिस हैं ये आपका 2 नंबर का होगा। तीसरा है दृश्य, यानी कि समग्र प्रस्तुति, आपने लिखा कैसे है उसके बारे में 5 अंक मिलेंगे। विश्लेषण और स्पष्टीकरण और व्याख्या के 5 अंक। ग्रंथ सूची, यानी कि आपने जो विषय सूची है वो बनाई है या नहीं, 1 नंबर उसका मिलेगा। सलाम, अर्थात कि आपने जो उपन्यासहार है वो कैसे लिखा है, उसके 4 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 20 नंबर का जो आपका पैटर्न होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि जो आपका मतलब कि देखिए ये क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब कौन सा बच्चा कितना तेज है उसके बारे में किस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना,
याद रखने के लिए मतलब आपको जो याद रखना है उसके लिए आपको 24 मार्क्स मिलेंगे, जो अगर परसेंटेज देखी जाए तो होती है 30%। याद रखने के लिए और समझने के लिए आवेदन ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें समस्याओं का समाधान, ज्ञान, तथ्य, तकनीकी और नियम प्राप्त करने के लिए, तो ये आपका 28% है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे और भी है कि मानचित्र कौशल, ये आपका चार मतलब 5% होगा। मूल्यांकन आपका 36% का होगा। ठीक है। उच्च आदेश सोच कौशल, ये आपका 28% होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है आपका 100% हुआ, तो 100% ये क्या है कि आपके बेसिकली ये क्लास परफॉर्म पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब देखिए परियोजना कार्य, तो परियोजना कार्य के लिए क्या है, इसमें जो टॉपिक है वो मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ, 1 मिनट। हाँ ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, देखिए 1 मिनट। हाँ, जो परियोजना कार्य है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि विभिन्न स्रोतों से डेटा इकट्ठा करने के लिए कौशल विकसित किया जाए, बच्चों में विविध दृष्टिकोण की जांच की जाए। ठीक है। और उनका तर्क क्या है उसकी कसौटी को कसा जाए। ठीक है। उन्हें समझा जाए। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों, नस्लों, धर्मों और जीवन की शैली पर काम करना सीखें, रचनावाद के माध्यम से सीखना सीखें, जांच और अनुसंधान की भावना पैदा करें, विभिन्न तरीकों का उपयोग करके डेटा को सबसे उपयुक्त रूप में संप्रेषित करें। ठीक है। और भी बहुत कुछ यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा इसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है। तो चलिए, जो इंग्लिश के छात्र हैं उनके लिए क्या है, तो उनके लिए सिंपल है कि यहाँ पे दिया हुआ है मैंने इंग्लिश के बच्चों के लिए। 1 मिनट, हाँ ये रहा। तो आप इसी वीडियो को पॉज करके सिंपली पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो प्रश्न है जो मैंने हिंदी में बताया वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सभी को इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस मिलने वाले हैं। ठीक है। तो इंग्लिश के छात्र आप इसी वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। अगर आप चाहें तो सीबीएसई साइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये 11वां हो गया। अब आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो यहाँ पे ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ठीक है। और मार्क्स कैसे बटेंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद सॉरी, यहाँ पे जो टॉपिक्स थे वो मैंने हिंदी में नहीं बताए थे, तो हिंदी में जो टॉपिक्स हैं आप इसे कन्वर्ट कर लीजिएगा हिंदी में। ठीक है। जैसे ये तीसरा है कि रिलेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ पास्ट कल्चर, यानी कि जो हमारे मतलब पुराने धर्म हैं उनके इम्पैक्ट क्या हैं उनके बारे में है। ठीक है। और भी बहुत से यहाँ पे टॉपिक दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए है यहाँ पे। ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और सबसे अहम बात कि अभी भारत में चल रहा है लॉकडाउन, तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते अपने आप ख्याल रखिए। धन्यवाद।